नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद इस साल चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया। ऑपरेशन सिंदूर और आपदा के कारण यात्रा कई बार बाधित हुई, लगभग 3 महीने प्रभावित रही, फिर भी 51 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं सीएम धामी ने यात्रा से जुड़े सभी लोगों का आभार भी जताया। बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफ़ी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों में चारधाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। तो वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महागठबंधन के नेताओं पर कड़ा हमला बोला है। बता दें कि देहरादून में धामी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश पर खराब राजनीतिक भाषा और संस्कारों की कमी का आरोप लगाया। साथ ही सीएम ने कहा कि चुनावी नतीजों से अखिलेश की मानसिक रूप से विचलित है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या अभी अभी जहां चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव, ये सब अपने चूँकि इनके माता पिता को इनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे, घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने जाने चाहिए थे। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को उनकी दादी से लेकर उनकी माता जी, उनकी बहन, किसी ने भी ये संस्कार नहीं सिखाए। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनको भी अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है कि अपने से छोटों का भी बहुत सम्मान किया जाता है, उनके प्रति भी व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं रखा जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार से आने वाले राज्यों के जितने भी चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, उससे अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान देना उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुँच गया है, ये दर्शाता है। तो वहीं उत्तराखंड में साल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमा चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बहू बीजेपी में सहज है, लेकिन खुद हरक सिंह रावत किस दल में चले जाएं इसका भरोसा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से उन्हें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब देखना होगा कि वैसे कैसे निभाते हैं। ने सबसे बड़ी बात कह दी कि जब उनकी बहू ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को एडजस्ट कर रही है, अपने आप को कंफर्टेबल मान रही है, तो 2027 आते आते हरक सिंह जी कहाँ रहेंगे यही पता नहीं है अभी तक। क्या करेंगे, किस दल में जाएंगे, वहां भी उनको कौन सा बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है। इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, मैनेजमेंट करेंगे, कितना आप मैनेजमेंट कर पाएंगे ये समय बताएगा। तो वहीं देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने कहा कि साल 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिला मोर्चा आम महिलाओं के बीच जाकर जागरूकता अभियान चला रहा है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी बड़ी भूमिका दी जा रही है। वहीं मोर्चा की पदाधिकारी राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ बताने के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रही है। चाहती हूँ कि बिहार चुनाव में भी महिलाओं की पूरी बढ़ चढ़ के रही, और हमें पता है उत्तराखंड की तो महिलाएं वैसे ही बहुत सशक्त और स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हमारी पहले से ही 50% आबादी है, तो पहले से हमारी वोटर हैं। तो हम लोग विशेष रूप से जो रोड मैप बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे आत्मनिर्भर भारत की जो एक पूरी नींव चली है, 3 महीने से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने हर जिले में ये कार्यक्रम लिया और हम बहनों के बीच में गए हैं। और विशेष तौर पर जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं जो इस योजनाओं का लाभ ले रही हैं, उनके बीच में हमने एक कार्यक्रम करा, उनके स्टॉल्स लगाए, मेले लगे हैं, तो उनको कुछ वित्तीय फ़ायदा भी हुआ है। तो उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी बहनों को, जो मतलब एक आम बहन है, उसको जाके बताएं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड
आपके लिए ये योजनाएं लेकर आया है और आपके बीच आ रहा है और इसका फ़ायदा बहनों को मिला है। तो वो हम कहते हैं कि जो बिज़नेस का एक दिवाली से और अभी उनका अगर हम एक ग्राफ देखें तो बहुत बिज़नेस अप गया है, क्योंकि हमने पूरे प्रदेश में कोशिश करी कि छोटे छोटे मेले लगें, जैसे सहकारिता के मेले लगें, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन महिला मोर्चा उत्तराखंड ने अपने प्रयास से भी बहनों को स्टॉल्स वगैरह लगवाएं। जैसे आज हमारा देहरादून में लास्ट 19वां जिला है, इसका सम्मेलन महानगर में है, वहाँ भी हम लोग स्टॉल्स लेकर आ रहे हैं बहनें के। तो हम मतलब हमारा फोकस मेन स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सभी विद्यालयों में इसका सामूहिक गायन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा भी आगे बढ़ाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कल संपूर्ण देश भर में संविधान दिवस मना रही है और इस संविधान दिवस के अवसर पर चूंकि एक बृहद संयोग है कि जब वंदे मातरम के गायन को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो सभी विद्यालयों में एक सामूहिक गायन वंदे मातरम का किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और संयोग है कि सरदार पटेल जी की जो 150वीं जयंती है, तो वो उसके कारण से भी उसमें पदयात्राएं हमारी जो चल रही हैं, उन पदयात्राओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और विशेष रूप से सामूहिक गान का जो वंदे मातरम कल होगा वो संविधान दिवस के अवसर पर। तो वहीं देहरादून में बीजेपी संविधान दिवस को विशेष उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में है। पार्टी प्रदेश प्रभारी में प्रस्तावन का सामूहिक पाठ, सेमिनार और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट चौहान ने बताया कि वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम क्योंकि राज्य से भी हमें मिला है, प्रदेश तो कर ही रहा है। हमारा संविधान दिवस है 26 तारीख को कल, तो हम इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें हमारे सारी महिला मोर्चा की जो टीम्स हैं वो विशेष रूप से छात्राओं के बीच में, क्योंकि महिला मोर्चा उत्तराखंड की बात है, छात्राओं के और स्वयं से जो सहायता समूह की हमारी बहनें उनके बीच में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हमारा जो भी एक गेस्ट उसमें इन्वाइटी होगा वो इस वंदे मातरम का महत्व जो है वो हमारी बच्चियों को और बहनों को बताएगा कि ये कितना पुराना 150 साल पुराना गीत है और इसको कैसे हम लोग ने स्वतंत्रता में इसमें जीवंत किया गया, तो उसके बारे में जानकारी होगी। तो वहीं हरिद्वार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गुरुकुल नारसन में बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह के नेतृत्व में भव्य पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संदेश से ओतप्रोत इस यात्रा ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया है। वहीं राज्य मंत्री शादाब शम्स ने भी सहभागिता कर ये कहा कि पूरे देश में एकता यात्रा का उद्देश्य सभी नागरिकों को एकजुटता का संदेश देना है। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत सम्मान, जिसके वो अधिकारी हैं, वो सम्मान दिया। आपने देखा होगा उनकी बहुत बड़ी स्टैचू भी लगाया गया है और शायद ये सम्मान 2014 से पहले नहीं दिया गया जो देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया। और 150वीं जयंती में हम पूरे देश में ये यात्राएं निकाले हैं। हमने आज सुबह भी झबरेड़ा विधानसभा में 11 बजे यात्रा निकाली और आज ये मंगलौर में हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, तीनों मंडल अध्यक्षों ने, जो हमारी मंगलौर विधानसभा के हैं और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शादाब शम्स जी यहाँ पर आए हैं, तो हमने उन्हीं के सम्मान में, क्योंकि उन्होंने भारत को एकता और अखंडता का जो सूत्र दिया है, उसे ही हम सम्मान के तौर पर इस विषय पे ये यात्रा हमने निकाली है। मोदी जी क्या इस यात्रा से जो है मंगलौर विधानसभा जीत पाएंगे? हाँ जी, ये प्रयास देखिए, हमारा प्रयास भी यही है कि मंगलौर विधानसभा तो हम इस बार डेफिनेटली जीतेंगे। पार्टी ने लाइन दी है @सरदार @150 और हमें लगता है कि जिस तरह से देश में एक यूनिटी, हमने कहा एक यूनिटी वॉक हम करेंगे, एक सद्भावना यात्रा, एक एकता यात्रा। और मैं ये कह सकता हूँ एकता यात्रा में हमारी माननीय अध्यक्ष रुड़की डॉक्टर मधु जी के नेतृत्व में ये एकता यात्रा आज मंगलौर विधानसभा में निकाली गई। लोगों के अंदर जोश है, खरोश है और यूनिटी साफ साफ नजर आ रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि देश बहुत ताकत के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और इसी तरह से अपनी यूनिटी लगातार देशवासी साबित कर रहे हैं। हम सब एक हैं और एक विचार के साथ, एक सोच के साथ सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।
तो वहीं हल्द्वानी में सहकारिता मेले की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि मेला 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 25 सरकारी और 100 से अधिक व्यावसायिक स्टॉल लगे हैं। इस दौरान सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और सांसद अजय भट्ट ने मेले का उद्घाटन किया और एसएचजी महिलाओं को चेक भी वितरित किए। इसी को लेकर मंत्री ने बताया कि किसानों की 0% ब्याज पर अब तक 8,000 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। बता दें कि 26 नवंबर को यानी आज सीएम धामी भी मेले में शामिल होंगे। पहली बार ही सहकारिता का मंत्रालय देश में खुला है। इतने बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि पूरा भारत देश हमारा छोटी इकाई से लेकर ऊपर तक सहकारिता के आधार पर आच्छादित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कहीं भी बेरोजगारी न रहे, कहीं भी हाथ फैलाना हमको न दिखाई दे, जिस तरह से पहले चलता था। आज आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड इतना आगे बढ़ गया है। यहाँ के जो सहकारिता मंत्री जी हैं रात दिन लगे रहते हैं। कम से कम मुझे जहाँ तक ख्याल है कि 800 करोड़ के लगभग ऋण वितरित कर दिए हैं अभी तक। कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। देश में तो कायाकल्प होने लगा है। उत्तराखंड भी लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय खोला है और पहले सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं। इस साल हम हर जिलों में सहकारिता मेले कर रहे हैं। अभी तक 6 जिलों में हो चुके हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी ने किया है। कल इस मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सहकारिता विभाग के द्वारा हमने जो 0% पे ऋण अपने किसानों को दिया है, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं और 15 लाख किसानों को दे चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे 21 किसानों को लगभग 70 लाख रुपए का ऋण दिया है। और दूसरा, हम सहकारिता के क्षेत्र में पैक्स अब हर गांव में खोल रहे हैं ताकि किसानों को जो है अपने गांव में हर प्रकार की जो चीजें हैं वो मिल सके। तो वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार लगभग 150 शिकायतें मिली हैं, जिनमें कुछ शिकायतें सरकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिलने से संबंधित थी। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने प्रयास किया है कि सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायत का निवारण निर्धारित समय के अंदर ही किया जाए। हाँ, करीब 150-150 प्रार्थीगण के साथ यहाँ पे उनकी जो व्यथा थी या कंप्लेंट्स थी और कुछ सर्विसेज एक्सेस को लेके इश्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेशन को लेके इश्यूज़ थे। तो वो प्रयास रहता है कि मौके पर ही निस्तारण किया जाए। सभी अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और जिसमें कोई फील्ड रिपोर्ट या कोई दूसरे पक्ष का भी कथन आना ज़रूरी होता है तो उसमें टाइम बाउंड वे में रिपोर्ट कॉल की जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, उससे उनकी कंप्लेंट्स हम वेरीफाई भी करते रहें, फॉलोअप भी करते रहें और उन्हें नेक्स्ट जो टाइमलाइन दी गई है उससे पहले उनका निस्तारण उनको मिल जाए। ज़रूर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिविल कोर्ट से रिलेटेड हैं या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड हैं। वहाँ पर प्रयास किया जाता है कंसर्न अथॉरिटी से बात करके कि उनका एक्सपीडिएट कर दिया जाए डिस्पोजल। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं हमारे जितनी पब्लिक डोमेन में जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं सोशल सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उनका जो रिटर्न है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसका प्रयास इन जन सुनवाई में किया जाता है। और एसेंशियली जो ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है, वो गवर्नेंस पे मेंटेन रहे, यही इसका उद्देश्य रहता है। तो वहीं हल्द्वानी में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 7 दिवसीय सहकारिता मेला एमबी इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। डीएम ललित सोहन रयाल ने बताया कि मेले में सरकारी योजनाओं की जानकारी, फूड स्टॉल सहित 150 से अधिक विभागों, हथकरघा, कष्टकला और साथ ही लोकल उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही सहकारिता से जुड़ी योजनाओं का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जनपद में
25 नवंबर से 1 दिसंबर तक सरस मेले का आयोजन होगा एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में। विभिन्न विभागों के 25 विभागीय स्टॉल लगेंगे योजनाओं के प्रचार प्रसार और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। जितने हमारे एसएचजीज हैं, महिला एसएचजीज और जो फार्मर्स हैं, उनके जो डिफरेंट स्कीम्स के बेनिफिशरीज हैं, उनको उनके लाभार्थी वितरण का भी यहाँ पर चेकों का वितरण होगा। उसके अलावा 130 स्टॉल्स हमारे ऐसे लग रहे हैं जिसमें स्थानीय उत्पादों की बिक्री होगी। बच्चों के लिए इसमें अम्यूज़मेंट के लिए आयोजन कराए जा रहे हैं। उसके अलावा उसमें ऐसे राइटिंग, ऐपण, रंगोली और पेंटिंग वगैरह के भी कंपटीशन होंगे। इवनिंग्स में स्थानीय जो लोक संस्कृति है, लोक कलाकार हैं, उनके द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। तो उधर देहरादून में टेहरी से ऋषिकेश आ रही बस कुंजापुरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि बस में 28 यात्री थे, जिनमें से 5 की मौके पर मौत हो गई और 7 घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बहुत राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। जरूरत पड़ने पर हायर सेंटर भी अलर्ट मोड पर है। देखिए, कुंजापुरी से ऋषिकेश मार्ग पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिल रही है। उस बस में लगभग 28 लोग सवार बताए जा रहे हैं। उस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं सबको निकाल दिया गया है। कुछ लोगों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, जिनकी संख्या 7 से 10 बताई जा रही है। बाकी जो हल्के घायल हैं उनका मौके पर इलाज किया जा रहा है या आसपास के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। काफ़ी लोग सुरक्षित हैं। लगभग 4 लोगों के मृत्यु की भी सूचना मिल रही है। मौके पर स्थिति बनाई रखी गई है। जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर रवाना कर दिए गए हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर उपलब्ध हैं और राहत कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। सर, पर्यटक थे, स्थानीय थे, क्या कुछ जानकारी अब तक? इसमें स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं, कुछ गुजरात के लोग भी बताए जा रहे हैं इसमें। अभी कुछ कारण पता चल पाया सर, हादसा क्यों हुआ? अभी कारण नहीं पता लग पाया है। अभी जो सूचना है वो अभी कौन कौन सी टीमें एसडीआरएफ के साथ, क्या एनडीआरएफ और भी टीमें हैं? एसडीआरएफ की टीमें हैं, स्थानीय पुलिस है, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं और थाने के लोग हैं और जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर रवाना हो गए हैं। बाकी लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो वहीं देहरादून में वाहन आरसी पर मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनके लिए ओटीपी जरूरी है। राज्य में ई चालान के लिए 37 जगह एएनपीआर कैमरे लगे हैं। वहीं परिवहन विभाग ने नंबर अपडेट के लिए 40 दिन का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसमें ऑनलाइन या आरटीओ में जाकर 31 दिसंबर तक नंबर अपडेट कराया जा सकता है। इसमें हमारे मुख्यालय द्वारा एक डायरेक्शन दी गई है कि एक अभियान चलाकर इसको मोबाइल नंबर जो है अपडेट करवाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं कि जैसे चालान हो गया और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है कि हमारे पास चालान है, कि लोगों ने जब रजिस्टर करवाई थी गाड़ी अपनी तो उस समय जो मोबाइल नंबर था वो कुछ और था और आज वो दूसरा मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं। तो इसमें 40 डेज का स्पेशल अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हमारे न्यू रजिस्ट्रेशन के डीलर्स हो गए या हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ ट्रांसफर का जब गाड़ियाँ ट्रांसफर होती हैं उस समय की फॉर्म पे ही मोबाइल नंबर लिखा जाए, उसको वेरीफाई करते समय देखा जाएगा। साथ ही इसमें ऑप्शन एक अच्छा ये भी है, ऑनलाइन हमारा जो वेबसाइट है भारत सरकार का www.parivahan.gov.in, आप घर बैठे भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे कार्यालय आने की भी जरूरत नहीं है, आधार बेस्ड मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि हमारे ऑफिस में आके अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना, तो अपना एक आईडी लेके आए, अपना आरसी की कॉपी लेके आए और जो मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हमारे ऑफिस में एक अलग से हेल्प डेस्क बनाएंगे और उसको मोबाइल नंबर। तो वहीं देहरादून में नरसिंह एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। तिब्बती मार्केट के पास एकत्र होकर नरसिंह कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। उनकी प्रमुख मांग है कि नरसिंह भर्ती परीक्षा वर्षवार प्रणाली से हो और हाल ही में जारी विज्ञापित को निरस्त किया जाए। वहीं मंच का कहना है कि आईपीएचएस मानकों के आधार पर कम से कम 2500 पदों पर एक साथ भर्ती निकाली जाए। हम लोगों का सचिवालय कूच करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी भी भर्ती को वर्षवार की जाए। हम लोग काफ़ी समय से हम लोग देखते आए हैं कि फिर रिपीट वही चीज़ें होती जा रही हैं। अगर 90 वाला पहली भर्ती में निकला तो दूसरी बार भी वही निकला है। पीछे वालों को हम लोगों को कोई वैकेंसी मतलब कोई जगह ही नहीं बच रही है। और सर बाहरी राज्य वाले काफ़ी लोग आए हुए हैं, उसलिए भी हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं कि उनको इस भर्ती में
और दस्तावेजों को बारीकी से जांच की जाए। एक्सपीरियंस पर्सन है, सारे के सारे एक्सपीरियंस पर्सन है, ये भी मुख्य बात रखी जाए कि हाँ। और लगातार हमारी साल 1.5 साल से जो हमारी लगातार मांगे हैं शासन प्रशासन से कि किसी तरीके से जो हमारी ये भर्ती है इसको आप जिस तरीके से आपने पहले तरह कंटिन्यू किया है वर्षवार उसी तरीके से आप चलाइए। लेकिन जब एक हफ्ते पहले हमारा जो नोटिस जारी होता है वो एग्ज़ाम के माध्यम से होता है, जबकि अभी तक इतिहास में हमारे नर्सिंग की भर्ती परीक्षा में कभी भी हमारा इस तरीके से रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो जब 2020 में हमारे लोग प्रिपेयर थे एग्जाम के लिए, उस समय हमारे लोगों को ये कह के चुप करा दिया गया कि पहले जो सीनियर हैं उन लोगों का नंबर आएगा। तो आज फिर इस तरीके की चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं कि हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप 2025 के साथ। तो वहीं भाजपुर में कोतवाल नरेश चौहान ने पुलिस टीम के साथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। कई बार चेतावनी के बावजूद फुटपाथ खाली न करने पर मुख्य मार्ग और साथ ही रामराज रोड पर दुकानदारों का चालान किया गया। पुलिस ने फुटपाथ को पूरी तरह से खाली कराया। कोतवाल ने दोबारा अतिक्रमण न करने की अपील की और चेतावनी भी थी। मेरे द्वारा पूर्व में भी इन लोगों को बताया गया था कि अतिक्रमण से वो थोड़ा सा बचें, अपना अतिक्रमण ना करें, और अत्यधिक मात्रा में अतिक्रमण हो भी रहा था और रोज आम लोग जो है रोज कुछ ना कुछ शिकायत कर रहे थे कि साहब बहुत अतिक्रमण हो रहा है। तो आज हमने समस्त स्टाफ लेके यहाँ से सारा जितना भी अतिक्रमण था मैक्सिमम अतिक्रमण हटा भी दिया है और जिन्होंने ज़्यादा अतिक्रमण किया था उनमें चालान वगैरह भी किए हैं। भविष्य के लिए इनको हिदायत दी गई है कि अतिक्रमण से बचें। तो वहीं देहरादून में फर्जी पहचान के मामले में पुलिस ने आरोपी बांग्लादेशी नागरिक पर जांच तेज कर दी है। एसएसपी के मुताबिक आरोपी से बांग्लादेश के कई दस्तावेज बरामद हुए जिससे उसकी असली पहचान पुख्ता होती है। आपको बता दें कि आरोपी पहले एक महिला को बांग्लादेश ले गया, नाम बदलकर निकाह कराया और फिर देहरादून में फर्जी आईडी बनवा कर रहने लगा और इसी को लेकर पुलिस सभी एजेंसियों से मिले प्रमाणों की जांच में जुटी है। देखिए, बांग्लादेशी जो यहाँ पर चोरी छिपे यहाँ देहरादून में आकर निवासरत थे, उसमें एक ऑपरेशन कालेमी के तहत भी काफ़ी सारी कार्रवाई हुई और इसी कार्रवाई में जो है एक बांग्लादेशी व्यक्ति जो एक महिला के साथ यहाँ पर निवासरत था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। चूँकि पूछताछ में उसके वहाँ के बहुत सारे दस्तावेज बांग्लादेश के प्राप्त हुए थे और डिफरेंट एजेंसी से जब कॉन्टेक्ट किया गया तो ये भी जानकारी में आया कि कुछ वर्ष पूर्व वो महिला को लेकर बांग्लादेश भी गया था और वहाँ पर उसका नाम एक मुस्लिम महिला के नाम से चेंज कराकर उसके साथ निकाहनामा भी किया गया था और इसके उपरांत कुछ समय उपरांत वो देहरादून में आकर फेक आईडी के माध्यम से यहाँ पर रह रहा था। चूँकि इसमें जो हमारे पास दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जो बांग्लादेश से, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति द्वारा जो बांग्लादेश से आया था जिसकी फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई थी और कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश लगा कि उसका धर्म चेंज करके दूसरे नाम से उससे निकाह भी किया गया और फिर वापस इंडिया में आकर यहाँ पर निवासरत था। चूँकि सारा कुछ बेटर इन्वेस्टिगेशन के तहत अंदर चल रहा है, जो भी दस्तावेज हमें विभिन्न एजेंसी से या अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन शामिल किया जा रहा है जिससे कि केस की आगे मजबूत पैरवी भी की जा सके और साथ ही साथ जो धाराएं इसमें उस धाराओं को भी परीक्षण करके इसमें आगे धर्मांतरण के अगर लगता है कि धाराओं का वृद्धि की जानी आवश्यक होगी तो उसको भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे हरिद्वार से। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से बताएंगे जहां पर मंगलौर में सड़क अतिक्रमण पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रभारी निरीक्षक टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान चेतावनी के बाद अतिक्रमण हटाने में लापरवाही देखी गई है। ठेले और टेबल पर अवैध कब्जे हटाए गए हैं। ये बड़ा अपडेट हरिद्वार से आपको बता रहे। 12 चालान किए गए हैं, 3000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। धारा 81 के तहत की गई है कार्रवाई। दोबारा अतिक्रमण पर न्यायिक कार्रवाई होगी, ये कहा गया है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, दोबारा अतिक्रमण पर न्यायिक कार्रवाई होगी, पुलिस की ओर से कहा गया है। मंगलौर में सड़क अतिक्रमण पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे हरिद्वार से जहां पर भेल क्षेत्र में नाले में छिपा दिखा है गुलदार। ये बड़ा अपडेट, राहगीरों ने मोबाइल में कैद किया है वीडियो। वायरल वीडियो से इलाके में दहशत का माहौल है। रात 9 बजे व्यस्त मार्ग पर दिखा है और रिहायशी क्षेत्रों में वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही ने एक बार फिर से प्रशासन पर सवाल खड़े दिए हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथियों के बाद अब गुलदार का खतरा और वन विभाग की लापरवाही पर लगातार सवाल उठने लाजमी है। वन विभाग की लापरवाही पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुलदार की तस्वीर ग्रामीणों ने अपने फोन में कैद की है और व्यस्त इलाकों में ये गुलदार घूमता हुआ नजर आ रहा है। और चले बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ा अपडेट, नशा तस्कर गिरफ्तार किया है लक्सर पुलिस ने। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेकिंग में पकड़ा गया आरोपी जिसके पास से 192 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। सुल्तानपुर निवासी शाहरुख की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। पुलिस ने फिर नशा तस्करी के टैक्स पर एक शिकंजा है और लक्सर में लगातार दूसरे दिन नशा तस्कर पकड़ा गया है।
बीते दिन आरोपी अमित 112 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार हुआ था और ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। और चलिए रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।